सिद्धार्थ, तो फिर समाजवादी पार्टी क्यों इस बात को लेकर इतनी चिंतित दिखाई पड़ रही है? क्यों कमेंट कर रही है कि नरेंद्र मोदी दरअसल नर्वस है, 10 साल के कार्यकाल के आधार पर बात करना चाहिए? कहीं ना, क्या आपको भी लगता है कि राजनीति से उतना प्रेरित नहीं है, या वाकई में राजनीति से प्रेरित है? अगर है तो उसके पीछे की मंशा क्या हो सकती है? आशुतोष जी, देखिए, कुछ एक संभावनाएं जताई जा रही हैं। अब सीबीआई के काम करने का तरीका और उसका मोडस ऑपरेंडी क्या है, या कौन सी एसओपी वो फॉलो करती है, मुझे उसके बारे में उतनी तकनीकी जानकारी तो नहीं है। लेकिन ये माना जा रहा है कि गायत्री प्रसाद प्रजापति, जिनकी पत्नी इस समय विधायक हैं, इनके साथ भारतीय जनता पार्टी की साठगांठ कुछ लंबे समय से चल रही थी। और इसमें आपने देखा होगा, कुछ समय पहले गायत्री प्रसाद प्रजापति को एक लंबी बीमारी के नाम पर उनको हॉस्पिटल में सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई थी। जब अदालत में ये मामला उठाया गया और इस मामले में काफी मीडिया उडिया में आने लगा, उसके बाद फिर कोर्ट ने नाराजगी जताई और फिर उनको वापस भेजा गया। तो जाहिर सी बात है कि वो भी अ, सरकार के इशारे पर ही उनको इस तरह की सुविधाएं दी गई थी। ये भी कहा जा रहा था कि उस दौरान जब वो जेल की जगह अस्पताल में थे, उनसे लोग मिलने-जुलने आ रहे थे। वो अपनी कई ज़मीनें जो उनकी फंसी हुई थी, उनके सौदे भी कर रहे थे। सिद्धार्थ क्योंकि सिद्धार्थ, अपने दर्शकों को एक चीज बता दो, जो गायत्री प्रजापति है वो इसमें एक्यूज के तौर पर है। इससे उस संदर्भ में हमारे दर्शकों को समझने में आसानी रहेगी जी। जी, हाँ, तो आप गायत्री प्लीज। प्रसाद प्रजापति तत्कालीन खनन मंत्री हैं, इस मामले में आरोपी हैं, और इस बात की आशंका जताई जा रही है कि ऐसी भी संभावना है, जिस तरह केजरीवाल भी पहले गवाह के तौर पर बुलाए गए थे, बाद में वो आरोपी के तौर पर वो हुए। उसी तरीके से इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है गायत्री प्रसाद प्रजापति सरकारी गवाह बने, या कुछ ऐसा उनसे कहा जाए, कहलवाया जाए, या उसके कुछ ऐसे बयानात हों जिसके बाद उसके आधार पर अखिलेश यादव भी इस खनन के मामले में, या इस मामले में एक और ने भी आरोपी हैं, आईएएस अफसर हैं, बी चंद्रकला, तो इन लोगों के बयानों के आधार पर और इन लोगों से मिले हुए साक्ष्यों के आधार पर अखिलेश यादव को भी इस मामले का आरोपी बना दिया जाए, एक बात। दूसरा, जो अभी ये कहा जा रहा है कि क्या इसके राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं। ये ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को एज है, भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां बेहतर रही हैं, लेकिन इतना भी स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर मिशन 80 या मिशन 70, मिशन 80 तो खैर उनका नारा है, लेकिन जो भी उसकी मंसूबे हैं, उन मंसूबों में कहीं ना कहीं अगर विपक्ष के दो पार्टियां एक साथ मिलकर लड़ती हैं, तो वो मंसूबे कहीं ना कहीं उनमें कुछ ना कुछ फलीता लगता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी को एकदम से पीछे कर देंगे, उनको आधी सीटों से नीचे ले आएंगे या क्या करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो गणित है, उस गणित के आधार पर अगर आप देखते हैं, और विनोद जी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, तो उत्तर प्रदेश में 1.5 से 2 दर्जन सीटें ऐसी होती हैं जहां पर इन्हीं दो पार्टियों के, उन दो पार्टियों में खास तौर पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस या समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी अगर एक साथ चुनाव लड़ जाते हैं, तो उन लड़ने की दिशा में जो गणित है, जो जातीय गणित है, जो धार्मिक गणित है इन सीटों का, उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होती है। और वो ऐसी सीटें करीब, अगर आप देखा जाए, तो 24-25 से लेकर 30 सीटें तक हैं जहां पर ये दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। और उसके बाद अगर बेहतर प्रबंधन, जैसा कि कल की डिबेट या परसों की डिबेट में यहाँ लोगों ने चर्चा भी की थी, कि जी। अगर थोड़ा भी बेहतर प्रबंधन होता है, कैंडिडेट का सिलेक्शन बेहतर होता है, कैंडिडेट के सिलेक्शन में जातीय समीकरण साध लिए जाते हैं, तो मुश्किल जरूर खड़ी होती है। और तब जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 370 या 400 का लक्ष्य रखा हो, और दक्षिण के राज्यों से कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं दिखती हो, पहले जैसा ही सीन जी। दक्षिण के राज्यों में दिखाई पड़ रहा है, और उत्तर के राज्यों में सैचुरेशन का लेवल करीब करीब आ चुका हो, तो उत्तर प्रदेश को में 2, 4, 5 सीटें भी उत्तर प्रदेश की मायने रखती हैं। तो ऐसे में एक जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है, उसके मनोबल को कमजोर करना, उसको परेशानी में डालना, तो निश्चित तौर पर राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएगा। वरना क्या कारण थे कि 2019 की लोकसभा चुनाव आने से पहले भी कुछ इसी तरह की कवायद शुरू हुई थी, कुछ नोटिसें शुरू हुई थी, और 2024 में जब लोकसभा का चुनाव आया है, इसके 5 साल सिद्धार्थ जी, तक तो हमने कोई कवायद नहीं देखी। सिद्धार्थ जी, एक सवाल इस बात को लेकर, जब इस नोटिस के मिलने के बाद समाजवादी पार्टी में किस तरीके की प्रतिक्रिया, वो जो ऑन रिकॉर्ड प्रतिक्रिया दी गई वो तो बिल्कुल अलग है, मैं उस पर अंदर खाने की क्या बात है, क्या वो वहां थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, क्या उनके माथे पर कोई शिकन दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि अगर लगातार 3 दिन पूछताछ के लिए बुला दिया गया अखिलेश यादव के बैक टू बैक, तो उसके बाद उनकी सारी चुनाव की रणनीति भी धरिक धरिक रह जाएगी और तैयारी भी धरिक धरिक रह जाएगी। क्या अंदर क्या है देखिए, इसमें? अंदर अंदर खाने की प्रक्रिया यह है कि समाजवादी पार्टी के कुछ लोग, जो पहले लंबे समय से समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, हम्म। हम्म। वो कह रहे हैं कि एक तरीके से हमारे लिए अच्छा हुआ। हम्म। अखिलेश यादव को कम से कम समझ में आएगा कि सीबीआई और इनका जो डर है, हम्म। जिस डर के आधार पर
अखिलेश यादव और मायावती पे आरोप लगते रहे हैं कि ये लोग किसी तरह के डायरेक्ट एक्शन से या सीधे जमीनी संघर्ष से बचते हैं। कम से कम वो डर निकल जाएगा और जमीन पर संघर्ष करने की शुरुआत भी हो जाएगी, एक बात। दूसरा, उनको ये लगता है कि ये एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट भी है, यानी कि हमारा गठबंधन या हम जो चुनाव की हमारी जो तैयारियां हैं या जो जिस तरीके से हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इससे कहीं न कहीं खतरा है। एक केकवॉक तो नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी को भी लग रहा है। तो कोई बहुत ज़्यादा समाजवादी पार्टी के लोगों में बौखलाहट हो या समाजवादी पार्टी को लग रहा हो कि इस तरह के समन से, इस तरह की नोटिस से उनको कोई नुकसान होने जा रहा है, ऐसा समाजवादी पार्टी के तमाम, एक नहीं आधा दर्जन लोगों से बातचीत से कहीं ऐसा नहीं लगता है, बल्कि उनको ये लगता है कि ये हमारे संघर्ष की शुरुआत है और इसका हमें चुनाव में फ़ायदा मिलेगा। हमारा जो मतदाता है वो और एकजुट होकर और शिद्दत के साथ हमारे लिए खड़ा होगा और हमको वोट करेगा वो। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।